ये प्रश्न खड़े हैं इसलिए इतिहास बोध की ज़रूरत है। यानी प्रश्न को अगर हम न संदर्भित करेंगे तो इतिहास बोध को हम रेखांकित ही नहीं कर सकते। अब हमारे जैसे देश में तो इसकी कहीं ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी अन्य देश के मुकाबले। बस हम हैं कौन जिसने इस धरा पर, इस ज़मीन पर एक संस्कृति का निर्माण किया, एक बड़ी परंपरा को जन्म दिया। आखिर हम कौन हैं? नमस्कार। आप देख रहे हैं साचिया सच की आवाज़ और मैं हूं कुमार विजय। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इतिहास बोध की श्रृंखला जिसका पहला एपिसोड प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी के साथ शुरू कर चुके हैं, तो आज हम फिर से अपने इतिहासकार, अपने पसंदीदा इतिहासकार प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। और आज हम इतिहास बोध की दूसरी श्रृंखला लेकर के अपने दर्शकों के बीच उपस्थित हैं। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि आज हम उस डीएनए की तलाश करने जा रहे हैं इस पहले एपिसोड में कि आखिर हम हैं कौन। हम यानी हम भारत के लोग, जहाँ से हमारा संवैधानिक मूल्य शुरू होता है कि हम भारत के लोग, वो भारत के लोग आखिरकार हैं कहाँ से, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आज प्रोफेसर महेश विक्रम जी हम लोगों को तफ्तीश से बताएंगे, उसकी पूरी व्याख्या करेंगे और समझाएंगे कि आखिर हम कहाँ से आए, या इसी ज़मीन में हम पैदा हुए तो हमारी मिट्टी क्या है, हमारा जीन क्या है, हमारा डीएनए क्या है। तो सर, हम बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों का इतिहास बोध आप उस अतीत से शुरू करें जहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। देखिए विजय जी, धन्यवाद आपको कि आपने ये उस इतिहास बोध की श्रृंखला में आज का ये अगला एपिसोड रखा है। और भारत के इतिहास पर जब हमको बात करनी होती है तो भारत एक प्राचीन संस्कृति का तो देश है ही है, लेकिन यह मान के चलना, जब हम इतिहास बोध के साथ इसकी चर्चा करेंगे तो यह तो देखना ही होगा सब प्रथम कि जिन्हें हम भारतीय, जिन्हें हम अपने को इस मिट्टी से, इस देश से, इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो आखिर वो कब से हैं इस भूमि पर, या यूं कहा जाए कि इस भूमि पर मानव की उत्पत्ति के काल से ही लेकर जिस संस्कृति का निर्माण होना शुरू हुआ, उनके बारे में जानना सबसे पहले बड़ी आवश्यकता बनती है कि वो यहीं थे, कहीं से आए, या यहाँ पर उन्होंने किसी अन्य समूह के साथ लोगों का आपस में तादाद स्थापित हुआ, संबंध हुआ, संघर्ष हुआ। ये सारी बातें अगर हम जड़ से नहीं समझेंगे तो इतिहास के बारे में आगे बात करना बहुत सार्थक नहीं होगा। जी, तो हम चाहते हैं, मतलब हम इसको, चूँकि हम जब इतिहास की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारा जो पारंपरिक इतिहास है बड़ा श्रृंगारिक तौर पे नज़र आता है, चाहे वो हम मिथकों से लें कि कभी, मतलब एक तरफ इतिहास कहता है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई, और हमारे यहाँ शायद अगर हम मिथक में जाते हैं तो लगता है कि सभ्यताएं विकसित हो गई, नदियाँ बाद में हमारे पुरखों द्वारा लाई गई। तो ये सारी जो सच्चाइयाँ हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब बताए कि हम अतीत हमारा शुरू कहाँ से होता है, तब क्या डेवलपमेंट था, हम कहाँ से आए, इस सब पर थोड़ी नज़र डालें आप अपने तरीके से। नहीं, बिल्कुल ठीक है विजय जी। ये तो पहली बात तो ये है कि किसी भी इतिहास की संरचना किसी भूगोल में ही होती है, और बिना भूगोल को समझे हुए हम किसी इतिहास के बारे में कल्पना करें तो वह तो एक हास्यास्पद बात होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम भूगोल के बारे में सोचते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा ऐतिहासिक भूगोल जिसको कहते हैं, क्योंकि भूगोल का तो लाखों करोड़ों वर्ष का भी समय होता है, जिसमें कि नदियों का प्रवाह होना, पर्वतों का उठना, ये सारी चीज़ें एक बड़ी लंबी भौगोलिक, जिसको कहते हैं कि भूगोल की एक नई एक काल रहा है, उसका सहस्त्रों वर्षों का या लाखों वर्षों का वो काल होता है। बहरहाल जिस भारत भूमि की हम बात करते हैं इससे हम परिचित हैं, इसकी गंगा यमुना से हम परिचित हैं, सिंधु नदियों से परिचित हैं, गंगा कृष्णा कावेरी गोदावरी से परिचित हैं। यानी हम उस भारतीय भूगोल की बात करते हैं जिसमें ये नदियाँ अपना अस्तित्व ले चुकी थी, वो पर्वत श्रृंखलाएँ, वो विंध्य के पठार, और वो सारी चीज़ें अपना स्वरूप ले चुकी थी। तो उस भूमि पर हमको मानव का अवतरण
कब से होता दिखाई देता है, मानव की उपस्थिति कब से दिखाई देती है। और फिर यह भी मान के देखने की ज़रूरत है कि आखिर वो मानव जो था वो उसका कोई बाद के इतिहास क्रम से कोई संबंध रहा है अथवा नहीं है। जिसको हम अगर कहते हैं साधारण शब्दों में कि आदि मानव, तो जो आदि मानव हमारे भारत का है, जिससे हम परिचित होते हैं पूरा पाषाण काल से खासतौर से मध्य पाषाण काल से, जिसकी संस्कृतियों के लक्षण हमको दिखाई देते हैं अपनी गुफाओं की कलाओं में, भित्ति चित्रों में जिसको कहते हैं, उसमें दिखाई देते हैं। तो वह मनुष्य कौन था, कहाँ से आया था, और क्या उसने भावी संस्कृति में यानी अपने बाद के चरण की संस्कृति में कोई योगदान दिया अथवा नहीं दिया, या बाद की संस्कृति का निर्माण करने वाले या उसका उद्भव जिन लोगों से जुड़ा हुआ है उन लोगों ने उनसे कुछ ग्रहण किया या नहीं किया, या उनके बीच में आपस कोई सामंजस्य बैठा या नहीं बैठा, ये इतिहास का एक लंबा विषय है। और सर यहाँ बड़ी जिज्ञासा होती है कि जो हमारा इतिहास है, जहाँ आदिमानव की जब बात आती है, तो क्या ये आदिमानव हमारे कलयुग का है या सतयुग त्रेता द्वापर, इनका क्या है? नहीं, तो इस संदर्भ में जरा से एक रोचक बात से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में, जब आदि स्थितियों के बारे में कल्पना करते हैं, तो हमारी कल्पनाएं ज़्यादातर धार्मिक होती हैं, पौराणिक होती हैं। और उन पौराणिक कल्पनाओं के हिसाब से तो खैर, जैसा हमने पिछले अब हम लोग जब चर्चा कर रहे थे कि सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग जैसी बातें, निश्चित रूप से हमारा जो इतिहास, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि तथ्यात्मक दृष्टि से, जैसा कि हम पहली बात तो ये जान लें कि इतिहास हम कहेंगे कब से, इतिहास तभी कहेंगे जब हमारे लिए साक्ष्य उपलब्ध हैं, हमारे उसके स्थापित स्रोत उपलब्ध हैं, कमोबेश कम से कम हम उससे कुछ निष्कर्ष निकालने की स्थिति में हैं। तो अगर हम यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तो हम उसको इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहना कि किसी समय में कोई राजा राज करता था, किसी समय में ऐसा होता था, ये इतिहास तो नहीं होता है। इतिहास के लिए तो स्थान चाहिए, इतिहास के लिए काल समय चाहिए कि इस समय में, इस काल में, इन परिस्थितियों में ये समूह रहता था, कोई राजा रहता था, उसका राज्य था अथवा नहीं था, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इतिहास का विषय बनती हैं। तो पहले साक्ष्यों पर ही आधारित होकर इतिहास पर बात होती है। और जैसा मैंने कहा कि ये स्टोरी नहीं हो सकती, ये कथा केवल नहीं हो सकती, इतिहास को प्रामाणिक रूप से स्थापित होना पड़ता है। और जब हम अपने पारंपरिक दृष्टि से देखते हैं तो दरअसल हम देखते हैं कि महाभारत के साथ एक युग की समाप्ति की बात कही जाती है, जिसको हम अपनी परंपरा में द्वापर की समाप्ति से जोड़ते हैं, जब कृष्ण के भी गए और उसके बाद से फिर एक नई संस्कृति आगे बढ़ती दिखाई देती है। और वह संस्कृति जो है, हम अगर कहें उसको अपने पारंपरिक भाषा में तो कहेंगे कि कलयुग की संस्कृति है, यानी इतिहास के तथ्य ही कलयुग से मिलना शुरू होते हैं। अगर इस तरह से कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो कलयुग, अब जैसा हम आजकल के बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, अरे घोर कलयुग आ गया, यानी कि कोई कलयुग पहले से शुरू हो चुका था और वो आज घोर कलयुग आ गया। और अभी तो लोग कहते हैं कि कलयुग के अभी तो पहला ही चरण चल रहा है। तो ये एक बड़ी रोचक बातें हैं। लेकिन इतिहास में जब आप घुसेंगे तो कलयुग कहना, सतयुग कहना, द्वापर कहना, त्रेता कहना, ये सब जो कि है उसका छिद्रान्वेषण होता है। और तथ्यात्मक दृष्टि से हम किसी ऐसे इतिहास की कल्पना नहीं कर सकते जिसके बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि हम इतिहास नहीं बल्कि इतिहास बोध पर बात कर रहे हैं, और इतिहास बोध बार बार टकराता है, वो सवाल करता है उन तमाम कथाओं से, उन तमाम जो मौजूद हैं, जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, उनसे और सत्य के बीच में बार बार टकराता है, वहाँ से चीज़ें ले आता है। तो अभी जैसे सर के साथ बात करते हुए एक चीज़ तो मेरे दिमाग में साफ होती दिख रही है कि हम जो अभी तक कह लिया करते थे कि हम सतयुग से हमारा डीएनए बना आ रहा है, हम भगवान विष्णु, राम और कृष्ण के डीएनए से अपने आप को कहीं रिलेट करते थे, तो वो सब बातें तो इतिहास से पुष्ट होती नहीं दिख रही हैं। तो सर, जो आप कहते हैं हमारा जो ये जो भारत भूमि के जो मूल लोग हैं, उनका डीएनए कहाँ से, किस जमीन से? बहुत रोचक बात है ये। जब हम लोग जानना शुरू करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें
जो हमारे लिए रहस्य जैसी दिखाई देती हैं, उसका बहुत कुछ स्पष्टीकरण होता है। कहा यह जाता है जो हम लोगों के जो क्या कहते हैं नृशास्त्री लोग हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका तो यह मानना है कि जो हमारे यहाँ आदिम लोग थे, जिसको उन आदिम लोगों का जो एकमात्र जो समूह बचा रह गया है वो अंडमान निकोबार में बचा रह गया है जी। तो और वो आदिम लोग कौन हैं, और फिर हम अगर आदिम लोगों को खोजने चलते हैं तो हमारे प्राचीन भारत में वो हमको क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल से दिखाई देना शुरू करते हैं, मध्य पाषाण काल से दिखाई देना शुरू करते हैं, जिनकी आपने नाम सुना होगा भीमबेटका का, आपने नाम सुना होगा अरहरा के पास भी जो भित्ति चित्र मिले हैं, लखनिया दरी के पास मिले हैं। ऐसे कुछ स्थलों पर ऐसे चित्र मिले हैं जिससे लगता है वहाँ कोई आदि मानव उस तरह के लोग रहते थे जो मध्य पाषाण काल में, जिनकी सभ्यता बहुत विकसित नहीं हुई थी। वो जो कि है हंटरर थे, गैदरर थे, इस तरह की चीज़ें ही थी उनके साथ जुड़ी हुई। लेकिन ये कब से और कहाँ से ये भारत में अवतरित होता दिखाई देता है, क्या यहाँ पैदा हुआ है? तो जब हम लोगों ने डीएनए का विश्लेषण करना शुरू किया, क्योंकि आज के युग में साइंस, जेनेटिक साइंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम किसी की भी डीएनए से, ये परीक्षण से ये जान सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा डीएनए मौजूद है। और प्राचीनतम काल से लेकर के और बाद के कालों में भी जिन लोगों ने का संपर्क उससे होता रहा है, कहा जाता है कि मदर साइड से, माँ की तरफ से जो लीनियज बनती है, उस लीनियज में वह चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स उसमें इंटरैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से उसके तत्व आपस में मिल रहे हैं और कब कब से मिल रहे हैं। उन समूहों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये समूह, ये समूह, ये समूह, इसके अंदर ये डीएनए आ गया, अब इसके अंदर ये डीएनए आ गया, वगैरह वगैरह। और हम एक चीज़ और भी आपको बहुत रोचक, ये भी हम सब लोगों को समझना चाहिए कि एक रोचक बात ये भी है कि भारत में दो स्थितियाँ दिखाई देती हैं। एक स्थिति जब लोगों का परस्पर संपर्क होता है, सम्मिश्रण होता है, संश्लेषण होता है, एक स्थिति वो है। और दूसरी स्थिति जब हमारे यहाँ वर्ण और जाति व्यवस्था बन जाती है, और खासतौर से जाति व्यवस्था बन जाती है। तो आपको मालूम है जाति व्यवस्था का मतलब एंडोगैमी है, यानी हम अपने ही परिवार में शादी करेंगे, अपने ही वर्ण और जाति में शादी करेंगे, तो रक्त की शुद्धता, रक्त की शुद्धता का जो आग्रह शुरू होता है जाति व्यवस्था के साथ साथ। और उसमें भी खास तौर से जो उच्च वर्ण कहते हैं अपने को, उस उच्च वर्णों में इस तरह का आग्रह ज़्यादा बना हुआ दिखाई देता है। तो वह उच्च वर्ण जब अपने को सेग्रीगेट करना शुरू करता है, अलग करना शुरू करता है, या और लोगों को दूर करना शुरू करता है, दोनों बातें कह सकते हैं, अपने को अलग करता है, दूसरों को अपने से दूर करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से डीएनए के सम्मिश्रण की जो एक प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे लगता है कि इसका मतलब कि यहाँ पर आके यह समूह स्थिर होता जा रहा है। पूरी तरह से तो स्थिर कोई समूह नहीं हो पाया है। यह कहना ही एकदम भ्रमात्मक होगा कि भारत का कोई भी समूह अपने आप को कहे कि हम विशुद्ध रूप से फलाने डीएनए के हैं या विशुद्ध रूप से ऐसे हैं, यह कहना उसका दुराग्रह होगा। वो उसका कोई ऐतिहासिक तथ्यात्मक उसका कोई मतलब नहीं मिलता है। सर, एक बड़ी जिज्ञासा और चूंकि बड़ी चीज़ आपने रखी, अभी आपने कहा कि जो हमारा डीएनए होता है या किसी का भी, वो मदर पक्ष से ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। और जब हमारी पहचान मातृशक्ति से, मातृपक्ष से होती है, इसके बावजूद एक पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा। तो एक चीज़, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब भारत भूमि पर कुछ लोग रहे होंगे और कुछ या लोग बाहर से लगातार आते रहे होंगे, तो जितना मैं समझ पाता हूँ कि जब बाहर से कोई आता है आधिपत्य के लिए या किसी, तो हथियार लेकर तो आता है, लेकिन स्त्री लेकर के नहीं आता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ का जो आज शुद्ध रक्त की बात होती है, उसकी कोई संभावना बचती है? चाहे मुगल काल तक हम देखते हैं, यहाँ आज बड़ी संख्या में इस्लाम के मानने वाले हैं, तो भी स्त्रियां बहुत कम लेकर के आए होंगे या नहीं लेके आए होंगे, सैनिक तो नहीं लेके आए होंगे। ये एक संभावना है कि स्त्रियां कम लेके आए, ऐसा नहीं है। कबीलों के साथ उनकी स्त्रियां भी आती थी। यह भी एक बात, यह ध्रुव सत्य है कि युद्धों में हमेशा स्त्रियों
अक्सर पुरुष मारे जाते थे और स्त्रियां जो कि हैं अपहरण उनका होता था या उनको ले जाए दूसरा समूह उनको अपना लेता था। तो यह तो एक प्रक्रिया बहुत सामान्य थी, लेकिन यह भी नहीं है कि अच्छा। और दूसरी चीज़ आप यूँ मत समझिए कि पितृपक्ष या स्त्री पक्ष मातृपक्ष वाली बात यहाँ इस रूप में मत समझने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत ये है कि मातृपक्ष से डीएनए ज़्यादा स्पष्ट होकर के सामने आ जाता है पितृपक्ष के मुकाबले। तो एक तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि स्त्रियों का निश्चित रूप से एक समुदाय से दूसरे समुदायों में हस्तांतरण जिसको कह सकते हैं, तो चाहे विवाह के माध्यम से हो, चाहे वह अपहरण के माध्यम से हो, जिस भी रूप में हो, तो उसका जो असर है वो दिखाई देता है, डीएनए में दिखाई देता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने डीएनए की बात छेड़ी है तो इस बात को हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो प्राचीनतम डीएनए के सूत्र मिलते हैं, तो वो सूत्र हमारे भारत के स्थानीय नहीं हैं, वो केनिया से खास तौर से अफ्रीका से चले हुए लोगों का, जिनका माइग्रेशन दुनिया में विभिन्न स्थलों पर हुआ। आपको उसकी कहानी सुनेंगे तो बहुत रोचक कहानी है। तो सर संक्षेप में कुछ तो जिक्र करिए। तो इस बहाने मैं सबसे पहले तो अपने केन्या के पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। तो अगर हमारे मूल वो है, वो तटीय क्षेत्रों से चले, और आपको शायद जानकारी होगी ही कि सुएज नहर बनने के पहले तो भूमि जुड़ी हुई थी। सुएज नहर तो कृत्रिम नहर है, तो कृत्रिम नहर बनने के पहले तो भूमि जुड़ी हुई थी। तो जब वहाँ पर कुछ संकट बनते थे तो वहाँ के समूहों का जो संचरण है वह लगातार ये तटीय क्षेत्रों से होते हुए, आप सब सोचिए वो मेसोपोटामिया वाला सारा क्षेत्र को लेते हुए भारत में भी उनका अवतरण हो रहा है। और आपको ताज्जुब होगा कि भारत से साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ वो समूह भी आगे बढ़ता है, और कुछ समूह यहाँ रुक जाता है, कुछ समूह आगे बढ़ जाता है। आपको शायद इस बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि केरल के में अभी आपको ऐसे समुदाय मिल जाएंगे जिनके अंदर निग्रोइड तत्व ज्यादा मौजूद है। निग्रो जो केनिया और साउथ अफ्रीका तो का उसके लक्षण ज्यादा हैं, मिल जाएंगे आपको। घुंघराले बाल मिल जाएंगे, उस तरह के टफ हेयर्स मिल जाएंगे, उस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज एक तो है, तो रोचक है ये सब बातें। और साउथ ईस्ट एशिया से वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जगह मूवमेंट है। ये जो उपनिवेशिक काल का मूवमेंट आप देखते हैं, अंग्रेजों का इधर से उधर जाना और विश्व में इधर उधर फैलना और उनका साम्राज्य बनना, वह तो बहुत बाद की स्थिति है, उसके पहले कहीं। लेकिन वह अगर जैसे सर अभी कहते हैं कि हम बाल से, रंग से और इन चीज़ों से अगर डीएनए का थोड़ा सा ले, तो हमारे यहाँ जब हम तमाम अपनी शुद्धता की बात करते हैं और एक ही परिवार में कई रंग कई रूप मिलते हैं, तो हम मतलब क्या कई तरह के डीएनए का बहुत मिश्रण? निश्चित रूप से ये जिसमें डीएनए में क्रोमोसोम्स का जो इंटरेक्शन है, वो जब संतति आगे बढ़ती रहती हैं, तो कभी कभी किसी संतान में कोई डीएनए का प्रीडोमिनेंट लक्षण आ जाता है, कोई डीएनए प्रधान हो जाता है। तो एक ही परिवार में गोरा और सांवला दोनों मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां हैं, वो सब बड़ी जैविकी साइंस की बातें हैं। इसके बारे में हम लोग केवल इतना ही इससे निकाल सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ एक सम्मिश्रित समुदायों की स्थिति ही बनी। और जैसा हमने कहा कि जब जात व्यवस्था प्रबल हुई तो एंडोगामी प्रबल हो जाने की वजह से थोड़ा सा उसका प्रवाह जो है, वो प्रक्रिया थोड़ी कहीं कहीं बाधित भी हुई है। लेकिन वो भी बाधित तो बहुत बाद के काल में हुई है, उस तब तक तो बहुत सम्मिश्रण हो चुका था। तो आप और मेरे ख्याल से इस पीरियड एक चीज मैं बता दूं आपको, उसमें रोचक बात यह है कि जब हम काले ऋषियों की बात करते हैं, कृष्णवर्णा ऋषियों की बात करते हैं, जिसमें कवर शैलस है जो सतपथ ब्राह्मण का रचयिता है, वेदव्यास है वो काले हैं, जिन्होंने पूरा वैदिक साहित्य का संकलन किया, उनके बारे में कहा जाता है। महाभारत के रचनाकार वो कहलाते हैं। ये सब काले ब्राह्मण हैं। अच्छा तो, सर हाँ। ये जब हम अब महाभारत का एक बार फिर से जिक्र आ गया, जब वेदव्यास की बात आ जाती है, तो महाभारत में जातियां भरपूर मिलती हैं, और आपका जो इतिहास मिलता है उसमें महाभारत कहीं नहीं मिलता है। जबकि महाभारत वेदव्यास को शूद्र कहा गया,
वहाँ छत्री भी मौजूद है। तो क्या इस समय के बहुत बाद काल्पनिक तौर पे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई? एक चीज मैंने शायद वो पिछले उसमें तो इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम लोग जब इतिहास की परतें खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें जी। हम लोगों के सामने आएंगी। पहली बात तो हम लोग को ये भी जान लेना होगा कि महाभारत किसी एक काल का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। जी। 800-900 साल लिखा गया है, और उसके वॉल्यूम्स जो हैं अगर आप देखेंगे तो किसी एक व्यक्ति वेद व्यास द्वारा तो लिखा नहीं गया है, वेद व्यासों की परंपरा आ रही है और त्रेता में भी जो हमें मिलती है कथाएं, वहाँ भी धोबी मौजूद है जो वहाँ ब्राह्मण मौजूद है, वहाँ छत्री मौजूद है, वहाँ सबरी आपने प्रश्न पहले कर दिया। मैं समझता हूँ अभी हम लोग इस पर बात करेंगे जी। यह पहले जान लीजिए कि यह महाभारत और रामायण की कथाएं इतिहास काल के किस दौर की है जी। कथा किसी काल की बात कर रही है, कथा में प्रक्षेपण किसी काल का है जी। लेकिन वह कथ्य जो है उसका वो प्रेरित कहाँ से है, जिस काल में उसकी रचना हो रही है जी। यानी अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण की रचना तो हो रही है अशोक के काल के बाद भी, उसी की बात हो रही है। तो ये पिटारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा और बहुत सारी चीजें जो कल्पना से रची गई हैं वो मिथक टूटने जा रहे हैं प्रोफेसर महेश विक्रम की इस इतिहास बोध श्रृंखला में, कि हम जहाँ से हमारी सच्चाई, तो आज जैसा बता दिया कि हम कहीं ना कहीं हमारा मूल जो हम जहाँ से चले हैं, जिसका आज केरल में ज़्यादा मात्रा में है, हम तो बहुत संकर हो चुके हैं, हमारी शुद्धता उद्धता कुछ बची नहीं है। तो हम केरिया को प्रणाम भी कर लिए, फिर भी वो भी अब हमारा रहा नहीं। हम पता नहीं कितने मूल के मिक्सचर हैं, तो अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और ये उस दौर की बात है तब जातियाँ नहीं बनी थी, और हमारा जितना कुछ मिथक कथाओं से आ रहा है वहाँ भरपूर जातियाँ मौजूद हैं। तो बहुत कुछ मिथ्या है जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, जो सिर्फ कपोल कल्पित है। तो वो सारे कपोल कल्पनाओं के भंडाफोड़ तो होने जा रहे हैं इतिहास बोध की श्रृंखला में। प्रोफेसर साहब हंस रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि लोग जिन चीज़ों के साथ बहुत पले बढ़े हैं, जिनको आदर्श मान करके जीते रहे हैं, उनका ऐसा उपहास, या मतलब उपहास तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनको सीधे सीधे केवल कथा में परिवर्तित कर देना, पता नहीं लोगों को सहज लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। और इसीलिए इतिहास बोध की ज़रूरत है कि हम अब उसको जाने जो सच है, हमारा वास्तविक सच। तो हम आज डीएनए पर थे, और ये लगातार श्रृंखला। सर अभी इसमें कुछ अगर बहुत महत्वपूर्ण बात हो तो कहें, नहीं तो हम अगले एपिसोड के लिए अपने डीएनए की बात चूंकि हम लोगों को आज शुरू हो गई थी, तो 2-3 लाइन में बातें और जोड़ के समझ लेनी चाहिए। कि एक तो यह हमने प्राचीनतम तत्वों की बात की जो केनिया से अफ्रीकाई जो परिभ्रमण हुआ, संचरण हुआ। दूसरा एक स्टेज है जब हमारा मोहनजोदाड़ो, जो हमको सभ्यता का स्तर दिखाई देता है भारत में, तो सभ्यता का जब कृषि और व्यापार और ये सारी चीज़ें विकसित हो गई हैं, तो वो लोग कौन हैं, वो उनके बारे में भी जब उनके डीएनए से बात शुरू होती है तो वो ईरान के जाग्रोस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है, जहाँ से उनका माइग्रेशन होता है और यहाँ खेतिहर समूह के रूप में उनकी स्थापना होती है, और धीमे धीमे वह एक शहरी सभ्यता में विकसित होती है। तो वह एक डीएनए नया इंट्रोड्यूस होता है, और वो इंट्रोड्यूस होने का मतलब नहीं कि वो एकाकी रहता है, वो जो पहले से आए हुए लोग हैं, अफ्रीकाई लोग हैं, उनके साथ उनका सम्मिश्रण भी है। इसीलिए आप जब जब मोहनजोदाड़ो के जब आप उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर खास चारों प्रकार की नस्लें आपको दिखाई देती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड भी दिखाई देंगे आपको, निग्रोइड भी दिखाई देंगे, मंगोलाइड भी दिखाई देंगे, और नॉर्डिक भी दिखाई, मंगोल भी वहाँ मिल जाते हैं। मंगोलाइड नस्ल है, तो नस्ल के इस मंगोलाइड नस्ल के लोग भी वहाँ मौजूद है, निग्रोइड नस्ल के लोग भी वहाँ मौजूद है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ल के भी लोग मौजूद हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी नस्लों के लक्षण आपको वहाँ में मिल जाएंगे। तो वो सब मिक्सचर, वो सिंथेसिस होती रहती है, और फिर एक नया समूह भी 1000 वर्षों के बाद इंट्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम आर्य के रूप में देखते हैं, या वैदिक संस्कृति के साथ जिनका संबंध बनता है। अब उनके बारे में भी बहसें तो चलती रहती हैं कि बाहर से आए कि अंदर से है, लेकिन वो जो डीएनए कहता है वो तो उनका बाहर से उत्पत्ति साफ दिखाई देती है, सेंट्रल एशिया से उनका मूवमेंट है। और वो कैसे आते हैं, आपका ये
अजबकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते से घूमते हुए इधर आते हैं अजरबैजान और हाँ, वो सब उनका एक सम्मिश्रण होता है। और ये बस इतना ही कह के आज बात पर जरूर समाप्त करना चाहूँगा कि यह कोई एक समूह नहीं है जिसने कि सब कुछ बना दिया है या हमारी परंपरा या संस्कृति का निर्माण किया है। कई दौर रहे हैं, कई चरण रहे हैं, जिसके वजह से जो है हमारी भारतीय संस्कृति, जिसको हम अपनी संस्कृति या परंपरा कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है। ये एक पूरी एक रोचक कथा है। जैसे जैसे हम इसके अंदर घुसेंगे हमको तमाम चीज़ों का उद्घाटन होता चलेगा। जी, तो बस मैं तो यही कहूँगा कि दर्शक अब अपनी पेटियां बांध लें, मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जिस तरीके से इतिहास बोध श्रृंखला में इतिहास को लेकर के बड़े खुलासे होने वाले हैं, उससे निश्चित रूप से हम सब की समझ बहुत समृद्ध होगी। हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी के, जो हमें अपना बड़ा कीमती समय दे रहे हैं और समय से भी ज़्यादा हमें समृद्ध कर रहे हैं, इतिहास को लेकर के समृद्ध कर रहे हैं। और जिन छलावों में हम अब तक अंतर्गुम्फित रहे हैं, उलझे रहे हैं, उससे मुक्त करने का काम कर रहे हैं। इतिहास बोध हमेशा मुक्त करने का काम करता है उन तमाम झूठों से जिनको हम मिथकों के सहारे अपने जीवन में उतारे होते हैं। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा कोई भी इतिहास का एपिसोड आपसे छूटने न पाए, सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।